नमस्कार मित्रों, ऋषभ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विषय का। उत्तर प्रदेश में तमाम भर्तियां हैं जिनमें हिंदी विषय बहुत ही अनिवार्य कर दिया है, इसलिए हिंदी को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वह लेखपाल की भर्ती हो, बीडीओ की भर्ती हो, आरओ एआरओ जिसे समीक्षा और अपर समीक्षा अधिकारी कहते हैं, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, ऐसी तमाम प्रकार की भर्तियां हैं जिनमें हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी देखो मित्रों, हम लोग हिंदी तो पढ़ते हैं लेकिन उसमें तमाम अशुद्धियां हैं जिनको हम व्याकरण के रूप में पढ़ेंगे, इसलिए हिंदी जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करते हैं व्याकरण होता क्या है। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, अभी सुविधाएं धीरे धीरे की जा रही हैं, अतः आप लोग घबराइएगा मत। इसलिए बहुत ही जल्दी जो है कि वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। आइए जानते हैं व्याकरण कहते किसको हैं। व्याकरण शब्द बी धन आ धन करण के योग से मिलकर बना होता है। व्याकरण शब्द बी धन आ धन करण के योग से मिलकर बना होता है। बी धन आ धन करण के योग से मिलकर बना होता है। बी का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। बी का अर्थ होता है व्यवस्थित करना। बी का अर्थ व्यवस्थित करना। आ का अर्थ होता है आकार। करण का अर्थ होता है प्रदान करना। प्रदान करना, प्रदान करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण शब्द ऐसा ग्रंथ या शास्त्र जो किसी विषय या भाषा को व्यवस्थित आकार प्रदान करता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जानने वाले को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जानने वाले को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण ये शब्द है। व्याकरण, प्रश्न आ जाता है कि व्याकरण जानने वाले को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में ये भी दिया रहता है व्याकरण। अतः हम कह सकते हैं कि व्याकरण जानने वालों को हम व्याकरण कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से व्याकरण को दो खंडों में अर्थात दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बोधखंड, दूसरा है रचना खंड या इसे आलेखन खंड भी बोलते हैं। आलेखन खंड भी बोलते हैं। बोधखंड क्या होता है? पहला जो है बोधखंड कहते किसको हैं? बोधखंड कहते किसको हैं? बोधखंड का अर्थ किसी वस्तु या प्रत्यय का परिचयात्मक ज्ञान से है। किससे है? परिचयात्मक ज्ञान से है। परिचयात्मक ज्ञान से है। बोध का अर्थ परिचयात्मक ज्ञान से है, अर्थात व्याकरण के पाठों जैसे वाक्य विचार, शब्द निर्माण, वाक्य निर्माण, इस तरह के कोई भी प्रश्न आए उसे हम बोधखंड कहते हैं। इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है रचना खंड या आलेखन खंड भी इसे कहते हैं। इस तरह की भाषा को सृजनात्मक ज्ञान से है। रचना खंड का अर्थ किसी भाषा का सृजनात्मक ज्ञान से है। किससे है? सृजनात्मक ज्ञान से है। इस तरह के खंडों में हम अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, हिंदी निबंध इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये शब्द हो गए व्याकरण। अब व्याकरण में हम सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण होता क्या है।
सबसे पहले हम वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। वर्ण वर्ण का अर्थ होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। एक बार और आप जान जाइए कि वर्ण होता क्या है। प्रश्न आ जाता है कि किसको हम वर्ण कहते हैं, और ऑप्शन में आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं। वर्ण हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। इन 4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको दे देंगे। पहला वर्ण कर देगा, दूसरा आपको ध्वनि दे देगा, तीसरा आपका अक्षर दे देगा, चौथा आपका वर्णमाला दे देगा। इस तरह से चारों में पूछ देगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ज्ञ, ये सब क्या है, वर्ण हैं। ध्वनि किसको कहते हैं। तो ध्वनि जब किसी वर्ण को उच्चारण किया जाए तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। आ जाता है प्रश्न कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में रहता है कि यदि किसी वर्ण का उच्चारित किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम ध्वनि कहते हैं। तीसरा है अक्षर। अक्षर किसको कहते हैं। अक्षर जब किसी वर्ण को लिख दिया जाता है तो उसे हम अक्षर कहते हैं। जब किसी वर्ण को लिख दिया जाता है तो उसे हम अक्षर कहते हैं। चौथा है वर्णमाला। वर्णमाला, ये देखिए वर्णमाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्णमाला कहते किसको हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है। पांचवा आपका आ जाता है शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अर्थात जब कई वर्ण एक साथ आएं और उनसे कोई अर्थ निकले तो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल, नयन, इस तरह के कोई भी अर्थ निकलता है तो उसे हम शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है पद किसे कहते हैं। पद जब किसी शब्द में कोई कारक चिन्ह जुड़ जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जब किसी भी शब्द में कोई कारक चिन्ह जुड़ जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे कमल को नयन से, इसे हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। पद के बाद आता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं। जब कई पद एक साथ आए तो उससे वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कमल को जल से सींच दो। वाक्य किसे कहते हैं। जब कई पद एक साथ आए तो उसे वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कमल को जल से सींच दो, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। इस तरह से वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ों को हमने आपको बता दिया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यदि किसी वर्ण का उच्चारित किया जाता है तो उसे ध्वनि कहते हैं, और उसी वर्ण को लिख दिया जाता है तो अक्षर कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, जब कई वर्ण एक साथ आए और उनसे कोई अर्थ निकले तो उसे हम शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं, जब किसी शब्द में कारक चिन्ह जुड़ा होता है तो उसे हम पद कहते हैं, और कई पद एक साथ आए और उनसे वाक्य का निर्माण होता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे कमल को जल से सींच दो। अब आता है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में
वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। 52 हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, जिसको हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। पहला आता है स्वर और दूसरा आता है व्यंजन। थोड़ा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही जल्दी जो है कि सुविधाओं हमारे पास भी सुविधा हो जाएंगी, तो धीरे धीरे व्यवस्थित किया जा रहा है। अभी शुरुआत है, कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, तो धीरे धीरे जो है कि सीख लेगा। कोई भी इंसान पहले नहीं सीखता है, धीरे धीरे अभ्यास करने से ही जो है वो प्रयास करने से ही आदमी सीखता है। तो आइए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52। इसको सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर हम कहते किसको हैं? स्वर किसको कहते हैं? स्वर यह एक ऐसा शब्द है जो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र, ऐसा स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ऐसा शब्द जिसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उच्चारण करने में अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 13 होती है। स्वर की संख्या 13 होती है, परंतु 11 का ही मान्यता है, 11 को ही मान्यता प्रदान की गई है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। प्रश्न में आ जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, परंतु यह मान्यता कितने को प्रदान की गई है? तो 11 को प्रदान की गई है। यदि प्रश्न में आए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 मानेंगे। यदि दे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तब 13 मानेंगे। ऑप्शन में 11 भी रहेगा, 12 भी रहेगा, 13 भी रहेगा, 10 भी रहेगा, तो उसमें आ जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो उसको 11 मानेंगे। यदि कुल स्वरों की संख्या पूछ दे, तब हम 13 का ट्रिक लगाएंगे। स्वर को हम 3 भागों में, सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। स्वर को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है ह्रस्व होता है। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। पहला ह्रस्व स्वर होता है। दूसरा जो होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब आता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, अर्थात इसे कह सकते हैं कि यह एक मात्रिक स्वर है। क्या है? एक मात्रिक स्वर है। इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, अर्थात इसका उच्चारण करने में सिर्फ एक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। अ, ई, री। ये ह्रस्व स्वर 4 प्रकार का होता है। कितना? 4 होता है। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार का होता है? 4 होता है। ह्रस्व स्वर 4 होता है। कौन कौन? अ, ई, उ, री। इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। इस ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि इन स्वरों की सहायता से ही अन्य स्वरों का निर्माण होता है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, अर्थात जिनको हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण करने में 2 मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है। दीर्घ स्वर जैसे कि सब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
ए आए ओ औ 1 2 3 4 5 6 7। अर्थात दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं प्रकार, सॉरी 7 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और ह्रस्व स्वर कितने हैं? 1 2 3 4। ये टोटल मिलकर कितने हो गए? 11। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करने में सर्वाधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं की आवश्यकता पड़ती है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस टाइप का कहीं भी प्रश्न दिखे तो उसको तुरंत हम मान जाएंगे कि यह प्लुत स्वर है। इस तरीका से हमने जाना कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर पहला, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करने में कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: अ ई उ री। अ ई उ री। दीर्घ स्वर ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में अधिक समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ। ये 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। प्लुत स्वर ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करने में सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, सर्वाधिक समय का आवश्यकता पड़ती है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये स्वर हो गया। अब एक आता है संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। आइए जानते हैं संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। देखिए, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर, यह 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक स्वरों के मिलने से संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए ऐ ओ औ। ये 4 प्रकार के जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। ए का निर्माण जो होता है अ धन ई के मिलने से होता है। ऐ का निर्माण अ धन ए के मिलने से होता है। ओ का निर्माण अ धन उ के मिलने से होता है। और औ का निर्माण अ धन ओ के मिलने से औ का निर्माण होता है। अ धन ई के मिलने से ए का निर्माण होता है। अ धन ए के मिलने से ऐ का निर्माण होता है। अ धन उ के मिलने से ओ का निर्माण होता है। और अ धन ओ के मिलने से औ का निर्माण होता है। इस तरीके से टोटल संयुक्त स्वर जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि अ जो है अ आ, ये कंठ से निकलता है, कंठ से होता है। आगे हम इसको एक ट्रिक बताएंगे कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अ आ और क वर्ण जो होता है वह कंठ से उच्चारण किया जाता है। इचु यसा नाम तालु। ई बड़ी ई बड़ी ई, सब क्या है? तालु। तालु से उच्चारण किया जाता है। इसी को हम एक ट्रिक के माध्यम से इचु यसा नाम तालु। ई बड़ी ई या च वर्ण का उच्चारण, जैसे च छ ट, इस तरह से च वर्ण का उच्चारण हम तालु से करते हैं। उसके बाद आता है छोटा उ, बड़ा उ। इसका उच्चारण किसे कहते हैं? तो ओष्ठ से करते हैं। किससे कहते हैं? ओष्ठ से। उसके बाद आता है कि री। री का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। रिचु यसा नाम मूर्धा। रिचु यसा नाम मूर्धा। रीटू रसा नाम मूर्धा। री ट वर्ग जितने आएंगे, र आएंगे, ये सब मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। तो देखिए इस तरीका से अ क्या है?
कंठ है, अ क्या है, कंठ है, और ई क्या हो गया, ताल हो गया। तो ये जो होता है ई ई ई आए, ई आए, ये क्या है, कंठ तालु है। क्या है, कंठ, कंठ तालु। इसका उच्चारण क्या होता है, कंठ तालु। अब आता है ओ औ, ओ औ, ओ औ। ओ क्या है, जैसे ओ का निर्माण अ धन उ, अ मतलब कंठ और उ का मतलब ओष्ठ, यानी कंठोष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। ओ औ कंठोष्ठ हो गया, और ए ऐ कंठ तालु से उच्चारण इसका किया जाता है। इसके बाद हम अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, अयोगवाह क्या होता है, अर्थात इसके बाद जीभ, जीभ से कितने प्रकार के उच्चारण होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है और लाइट की भी कमी है, अतः ज़्यादा साफ नहीं दिखाई दे रही, इसलिए अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि लाइट की व्यवस्था हो। अतः एक बार आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें जानकारी मिल सके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा पसंद लगा आपको। धन्यवाद मित्रों।